हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 17। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री टीचिंग, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से भी ये सारे लिंक वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको जहाँ भी सुविधा हो, जहाँ भी सूटेबल लगे, वहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षण में स्रोत पद्धति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये आपके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूत्र या स्रोत पद्धति, सोर्स मेथड। इतिहास पढ़ने की विधियों में सूत्र पद्धति अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए.बी. सरैया ने सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा कि सूत्र भूतकालीन घटनाओं द्वारा छोड़े गए शेष चित्र हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सूत्र पद्धति के महत्वपूर्ण जो भी बिंदु है उसके विषय में हम जानेंगे। तो सूत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ए.बी. सरैया ने सूत्र का अर्थ बताया कि सूत्र भूतकालीन जो भी घटनाएं होती हैं उनके द्वारा छोड़े गए शेष चित्र, यानी कि जो उनके अवशेष होते हैं, जो उनके एक तरह से कह सकते हैं पदचिन्ह होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। यद्यपि इतिहास की घटनाएं वास्तविक रूप से घटित होती हैं, फिर भी वह अधिक समय तक वास्तविक नहीं रह पाती हैं। तो दोस्तों, इतिहास की घटनाएं वास्तविक रूप से घटित तो होती है, लेकिन वो अधिक समय तक वास्तविक इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ साथ वो सारी घटनाएं एक कागजी रूप में ही बस अंकित रह जाती हैं। उनके जो अवशेष होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उनके द्वारा छोड़े गए चिन्ह, शेष चिन्ह की वास्तविकता प्रदान करते हैं। एक तरह से जो उस घटनाओं के जो शेष चिन्ह होते हैं वही वास्तविकता प्रदान करते हैं कि इस समय पे कोई यहाँ पे घटनाएं घटित हुई थी। इतिहासकार इन्हीं शेष चिन्हों के आधार पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों, जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास वेत्ता होते हैं, वो इन्हीं शेष चिन्हों के आधार पर ही इतिहास की जो भी घटनाएं रहते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वह इन शेष चिन्हों की सहायता से अतीत की समस्याओं का तार्किक एवं क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। सूत्रों के प्रयोग के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि इन सूत्रों का प्रयोग उच्च कक्षाओं में होना चाहिए। तो दोस्तों, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल स्तर के छात्रों की बुद्धि इतनी विकसित नहीं हो पाती कि वे इनको समझ सके तथा इनका प्रयोग कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें सूत्रों के प्रयोग की, तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो भी सूत्र हैं उनका प्रयोग उच्च कक्षाओं में होना चाहिए। जो जूनियर हाई स्कूल के स्तर के छात्र होते हैं उनकी बुद्धि इतनी अभी तीव्र नहीं होती है, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है कि वो इन सारी चीज़ों को समझ पाएँ और इनका प्रयोग कर सकें। परंतु डॉक्टर कीसिंग का मत है कि इनका प्रयोग जूनियर स्तर पर किया जाना चाहिए। परंतु अगर बात करें और इसका यह प्रयोग वातावरण स्थापित करने के लिए भी किया जाए, सूत्रों के द्वारा ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए जिसमें बालक को शिक्षित किया जा सके, इस स्तर पर सूत्रों का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, डॉक्टर किसिंग का मत है कि जूनियर स्तर पर सूत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए और एक तरह से यह प्रयोग वातावरण स्थापित करने के लिए किया जाए। जो भी एक तरह से वातावरण का क्या तात्पर्य यहाँ पे कि जिस तरह से इतिहास की जो घटनाएं घटित हुई हैं किस तरह से उसको छात्रों को बताया जाए, एक तरह से वो वास्तविकता लाने का प्रयत्न किया जाए सूत्रों के माध्यम से। स्रोत विधि 2009 में भी पूछा गया है ये। वर्तमान समय में इतिहास से शिक्षण की विभिन्न विधियां प्रचलित है जिनका मूल्यांकन करने से अवगत होता है कि प्रत्येक विधि में न्यूनाधिक गुण दोष विद्यमान है। अतः इतिहास शिक्षण की कोई एक विधि परिपूर्ण नहीं कही जा सकती। इसलिए इतिहास शिक्षक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इतिहास शिक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में समुचित ज्ञान रखे और शिक्षण विधियों के चयन में पाठ्य वस्तु की प्रकृति, छात्रों की आयु, रुचि एवं योग्यता आदि पर भी विशेष ध्यान दे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, इतिहास शिक्षक के लिए आवश्यक होता है कि वह इतिहास की जितनी भी शिक्षण विधियाँ उसके बारे में जाने और
अलग अलग पाठ्य वस्तु के लिए शिक्षण विधियों का चयन करें और साथ ही यहाँ पर ये शिक्षक ये भी ध्यान रखें कि छात्रों की आयु क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी योग्यता क्या है, और इन सब चीज़ों का वो विशेष ध्यान रख कर के ही पाठ्य वस्तु के लिए शिक्षण की तैयारी करे और छात्रों को शिक्षण प्रोवाइड कराए। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्रोत विधि। वर्तमान समय में अगर बात करें हम स्रोत विधि की, तो इतिहास शिक्षण में व्यक्तिगत निरीक्षण, भ्रमण एवं क्रिया द्वारा सीखने पर विशेष बल दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर वर्तमान समय की आज बात करें हम, तो क्योंकि वर्तमान समय में सुविधाएं अधिक हो गई हैं, ट्रांसपोर्ट की कह सकते हैं, और ऐसे आने जाने की सुविधा या फिर लोगों को एक तकनीकी के माध्यम से हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। तो इसलिए लोग इतिहास शिक्षण में अगर बात करें तो व्यक्तिगत निरीक्षण और भ्रमण एवं क्रिया द्वारा सीखने पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि अब सुविधाएं अवेलेबल हैं कि छात्र इन्हें निरीक्षण, परीक्षण और एक तरह से भ्रमण के माध्यम से जाने, सुने, परखें और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। परंतु प्रत्येक परिस्थिति में यह संभव नहीं है, कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता। अतः इसके लिए विविध स्रोतों का उपयोग करके इतिहास शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर हम देखें, अतः स्रोतों पर आधारित शिक्षण को ही स्रोत विधि की संज्ञा दी गई है। इसे स्रोत विधि भी कहते हैं। तो दोस्तों, स्रोत के आधार पर शिक्षण कार्य करना और एक तरह से स्रोत विधि की संज्ञा इसे दी गई है, और इसे सूत्र विधि भी कहते हैं। भाटिया के अनुसार हम देखें, स्रोत विधि स्रोत कहलाने वाली सामग्री जिसमें लिखित रिकॉर्ड, पुराने कंकाल, दैनंदिनी चार्ट्स, पत्र, समकालीन अभिलेख, प्राचीन शिलालेख, सिक्के, प्रतिमाएं, बर्तन के अवशेष, यंत्र, कपड़े, शस्त्र एवं कवच, सड़कें, और यहाँ पर हम देखें एवं पुल, मकबरे, इमारतें आदि सम्मिलित हैं। इसकी सहायता से ऐतिहासिक तथ्यों की श्रेष्ठ संरचना के निर्माण में उच्च कक्षाओं के छात्रों की सहायता करती है एक तरह से ये। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जो भाटिया के अनुसार जो स्रोत विधि या स्रोत कहलाने वाली जो भी सामग्री है, जिसमें लिखित रूप में रिकॉर्ड होते हैं या फिर पुराने कंकाल या फिर चार्ट, पत्र पत्रिकाएं या फिर समकालीन उस समय के जो भी अभिलेख रहे, उसके आधार पर इतिहास की जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में जाना जाता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इतिहास की घटनाओं को जानने के लिए यहाँ पर स्रोत विधि का प्रयोग करते हैं। और वो स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि जो भी लिखित रिकॉर्ड हैं, पुराने कंकाल हैं या फिर चार्ट से पत्र पत्रिकाएं, समकालीन अभिलेख जो उस समय के अभिलेख लिखे गए हैं, या फिर हम कहें प्राचीन शिलालेख जो उस समय के लिखे गए हैं, और उस समय के जो सिक्के हैं, प्रतिमाएं हैं, बर्तन, अवशेष, यंत्र हैं, या फिर हम कह सकते हैं कपड़े, शस्त्र और कवच, या फिर सड़कें एवं पुल हैं, या मकबरे, इमारतें। तो जो भी इस तरह के स्रोत हैं उसके माध्यम से उस समय की स्थितियों का पता लगाया जाता है, उस समय की जो भी घटना घटित हुई है उसके बारे में जाना जाता है। तो ये एक स्रोत है, उस समय की चीज़ों के बारे में, उस समय की घटनाओं के बारे में जानने का अवसर मिलता है। और इस तरह से ये सारे स्रोत छात्रों को उनके इतिहास विषय के अध्ययन में सहायता प्रदान करते हैं, और एक तरह से ये उच्च कक्षाओं के छात्रों को सहायता भी करता है। एक तरह से जो उच्च कक्षा के छात्र हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे इसके पहले कि जूनियर कक्षा के छात्रों की बुद्धि अभी उतनी विकसित नहीं है, या फिर कह सकते हैं उतने अभी वो एक तरह से कह सकते हैं उनका स्तर अभी इतना उच्च नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को समझ पाए। लेकिन अगर उच्च कक्षा की बात करें तो उच्च कक्षा के छात्रों के लिए स्रोत विधि बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि इसके माध्यम से वो अलग अलग स्रोतों के माध्यम से किसी एक घटना के बारे में तर्कपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं कि अब किस किस जगह पे कहाँ पे उस घटना से संबंधित चीज़ों के विषय में विवरण मिला है। तो एक तरह से उच्च कक्षा के छात्रों को तर्क विधि के माध्यम से वो अपने पाठ्य वस्तु के अध्ययन में उन्हें सहायता मिलती है। अब हम देखते हैं स्रोत के प्रकार। यहाँ पर स्रोतों के प्रकार में हम देखें तो स्रोत को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में देखिए क्या क्या आता है। पुरातात्विक स्रोत भी तीन प्रकार के होते हैं, स्मारकीय, और दूसरा था इसमें शिलालेखीय, और तीसरा मुद्राएं। तो दोस्तों, स्मारकीय मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत भवन, मूर्तियां, बर्तन एवं अन्य वस्तुएं आती हैं जो खोज एवं विविध
स्थानों के खनन से प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें स्रोत विधि के दो श्रेणी बताई गई, जिसमें पुरातात्विक स्रोत हैं और दूसरे में है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक का मतलब होता है कि जो भी खोज के माध्यम से, या फिर कह सकते हैं पुरातत्व के खोज, जैसे कि भवन या मूर्ति, जो बर्तन उस समय के बने हुए थे, या फिर इस तरह की जो भी अन्य वस्तुएं मिली हैं, शिलालेख। तो ये दूसरे पॉइंट पर हम देखें तो शिलालेख, जो भी अन्य वस्तुएं मिली वो सारी चीज़ें आती हैं स्मारकीय के अंतर्गत। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट पर हम शिलालेख। इसके अंतर्गत पत्थरों, स्तंभों, चट्टानों, ताम्रपत्रों, भवनों की दीवारें आदि पर उत्कीर्ण लेख, पत्थर की मोहरें आदि आकृतियां आती हैं। तो दोस्तों शिलालेख का क्या मतलब? शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर। लेख का मतलब लिखा गया। तो पत्थरों पर लिखी गई हुई चीज़ें, जैसे पत्थर कोई स्तंभ के रूप में, कोई चट्टान के रूप में, कभी कभी देखेंगे आप दिखाता है डिस्कवरी चैनल पर, आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी चट्टानें हैं या फिर गुफाएं हैं जो बहुत प्राचीन है, उनके अंदर जब भी वो जो शोधी होते हैं या जो खोजकर्ता होते हैं जाते हैं, तो वहाँ पर पत्थरों पर कुछ भाषा में लिखा हुआ चीज़ें मिलती हैं। तो एक तरह से वो चीज़ें जो भी इतिहासवेत्ता हैं या फिर जो उस भाषा को पढ़ना जानते हैं, उन्हें वो चीज़ें पता चलती हैं कि वो किस काल की लिखी गई हैं। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें, पत्थर की मोहरें भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये उस समय की जो घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में विवरण प्रस्तुत करती हैं। ये जो शिलालेख होते हैं, जो उस समय के अंकित चीज़ें होती हैं। अब हम देखें नंबर 3 पॉइंट पर है, ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मुद्राएं, नंबर 3 पॉइंट पर है। इसके अंतर्गत विविध काल की मुद्राएं आती हैं। तो दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों में जो मुद्राएं होती हैं, मुद्राएं यानी कि जो सिक्के होते थे कह सकते हैं, या उसमें भी इस तरह के अभिलेखों, जिस तरह से अभिलेख में, या फिर हम कहें जिस तरह से शिलालेख में लेख अंकित होते थे किसी भी तरह से, उसी तरह से मुद्राओं में भी उस समय के राजा के चित्र होते हैं, या फिर उस समय के कुछ भी चीज़ें खुदी हुई होती हैं, एक तरह से लिखी हुई होती हैं। जिस तरह से अभी हम देखेंगे हमारे यहाँ के जो सिक्के होते हैं 1 या 2 के, तो उस पर हमारे यहाँ भारत लिखा होता है, 1 रुपये लिखा होता है। तो सेम ऐसे ही पहले के भी ज़माने में जो सिक्के चलते थे, जो मुद्राएं चलती थी एक तरह से हम कहें, तो उसमें भी इस तरह के लेख अंकित होते थे। तो एक तरह से उस लेख के माध्यम से भी ये पता लगाया जाता था कि ये किस युग की, किस समय के सिक्के हैं, मुद्राएं हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पर हम देखें साहित्यिक स्रोत। ये इसके पहले हमने देखा पुरातात्विक स्रोत, अब हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। तो दोस्तों साहित्यिक स्रोत को भी 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों साहित्य के माध्यम से भी इतिहास की घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसमें पहला है धार्मिक साहित्य। इसमें वेद, पुराण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आदि को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों धार्मिक साहित्य साहित्यिक स्रोत का पहला मेन बिंदु है, और दूसरा लौकिक साहित्य। इसके 2 भाग किए जा सकते हैं। तो धार्मिक साहित्य में हमने क्या क्या देखा? वेद, पुराण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सारे मतलब हम कहें तो बौद्ध धर्म के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, जैन धर्म जब अपनी चरम सीमा पर था, या जैन धर्म को मानने वाले जो लोग थे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो एक तरह से अलग अलग धर्मों के माध्यम से भी, जैसे हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में जैन धर्म अपना लिया था। तो एक तरह से ये उस समय अनुयायी बन गया था जब वो उसकी मृत्यु होने वाली थी श्रवणबेलगोला में जब वो पहुंचता है। तो इस तरह से ये हमें कैसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में जैन धर्म अपना लिया? तो ये धार्मिक जो भी उस समय के साहित्य थे उनके माध्यम से ही तो हमें पता चलता है। तो एक तरह से अगर हम बात करें धार्मिक ये जो साहित्यिक घटनाएं घटित होती हैं, इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कौन सा काल में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं इसमें दूसरा धार्मिक साहित्य के बाद दूसरा लौकिक साहित्य। इसके 2 उपभाग किए जा सकते हैं, निजी साहित्य और राजकीय साहित्य। तो दोस्तों इसमें साहित्य जो लौकिक साहित्य होता था उसमें 2 तरह के साहित्य होते थे। निजी साहित्य जिसमें वो खुद की गाथाएं होती थी, जैसे जीवन आत्मकथा जिसे हम कहें, और दूसरा या तो फिर कहें यात्रा वर्णन, और दूसरे में राजकीय साहित्य होते थे। तो निजी साहित्य में क्या क्या होता था? इसके अंतर्गत नाटक होते थे, उपन्यास होते थे, कविताएं होती थी, व्याकरण, ज्योतिष और चिकित्सा एवं कला ग्रंथ, जीवन गाथाएं, आत्मकथाएं, नैंदनी
यहाँ पर हम देखें आत्मकथाएं, दैनंदिनी और यात्रा वर्णन आदि आते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने देखा कि निजी साहित्य में क्या क्या आते हैं और राजकीय साहित्य में क्या क्या आते हैं। तो इसमें राजकीय आदेश, विवरण पत्र, घोषणा पत्र, संतन, फरमान, न्यायालयों के निर्णय आदि सम्मिलित किए गए थे। तो दोस्तों यार जो राजकीय साहित्य होता था उसमें राजकीय जिस तरह से हमारे यहाँ आज के हमारे देश में कानून व्यवस्था है, अलग हमारा देश का जो संविधान है, ऐसे ही उसमें जो राज्य के राजा होते थे वो अलग अलग अपना एक राजकीय साहित्य रखते थे, जिसके अंतर्गत वो विवरण पत्र और घोषणा पत्र और फरमान और न्यायालय के निर्णय ये सब शामिल किए जाते थे एक तरह से। अब हम देखते हैं नंबर 3 पर विदेशी प्रमाण। तो इसके पहले हमने क्या क्या देखा, पहला था कि पुरातात्विक स्रोत और दूसरा था साहित्यिक स्रोत। अब तीसरा स्रोत क्या है, विदेशी यहाँ पर प्रमाण। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में राजा महाराजाओं का शासनकाल रहा है, तो उस समय जो विदेशी आते थे वे अक्सर अपने साथ कुछ कवियों को लेकर के या फिर लेखकों को लेकर के आते थे। यहाँ के चीज़ों के बारे में वो एक तरह से ऑब्जर्व करते थे उसको और वो अपने लेख में उसको लिखते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें विदेशी प्रमाण की, तो इसके अंतर्गत फायान ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो दोस्तों मेगास्थनीज ये सब अलग अलग देशों से आए हुए लोग थे जो कि भारत में एक तरह से लेखक थे ये लोग। तो भारत में आकर उस समय जो भी जिसके शासन काल में आए थे उस समय के भारत की जो शासन व्यवस्था थी, क्योंकि वो जब भारत में आए तो उन्होंने जो चीज़ें देखी, जो चीज़ें उन्होंने महसूस की, उन चीज़ों को अपने पुस्तकों में मेगास्थनीज की आपको पता होगा कि इंडिका है, इंडिका में इसने उस समय के शासन व्यवस्था जो थी राजाओं के उसके विषय में इसने वर्णन किया है। और इतिहास शिक्षण के स्रोत विधि का महत्व हम देखते हैं 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्रोत विधि का महत्व हम देखें, स्रोत विधि इतिहास शिक्षण की एक प्रभावशाली, सशक्त तथा महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि का मुख्य आधार स्रोत है। तो दोस्तों मुख्य आधार स्रोत का क्या मतलब कि जो चीज़ें किसी तरह से खोज के माध्यम से या फिर जो अवशेष के रूप में जो चिन्ह है उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना उस समय की घटनाओं के विषय में। इतिहास पढ़ाने की विधियों में स्रोत विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास एक वैज्ञानिक विषय, अतः इतिहासकार निरर्थक काल्पनिक कहानियों के आधार पर अपनी ऐतिहासिक बातों का निर्माण नहीं कर सकता है। तो वह चाहे किसी काल का इतिहास लिखे, जिसके लिए नितांत आवश्यक है कि वह उस समय की वास्तविकता का वर्णन करे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इतिहास एक वैज्ञानिक विषय, क्योंकि इतिहास में इसके पहले हमने देखा कि इतिहास के स्रोत के आधार पर, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो या फिर साहित्यिक स्रोत हो या फिर कहें हम जो भी उस समय के विदेशी प्रमाण मिले उसके आधार पर एक तरह से वैज्ञानिकता के माध्यम से उसके जो भी प्रमाण हैं उसको जांचने और परखने के बाद ही उस स्रोत को मान्य किया गया है उस समय की घटनाओं के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें स्रोत विधि के महत्व की, तो इतिहासकार इस तथ्य को स्पष्ट या प्रमाणित वास्तविक आधारों पर आश्रित होते हैं कि यहाँ पर ऐसे ही ये किसी भी चीज़ की घटना को नहीं मानते या किसी भी चीज़ की घटना को जब तक वो प्रामाणिक रूप में सिद्ध नहीं कर लेते उस चीज़ की घटना को वो सही नहीं मानते हैं। अतः इतिहासकार वास्तविक तथ्यों के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं। इन प्रमाणों के आधार पर चाहे वे लिखित हों या अलिखित हों, यही हमारे इतिहास के स्रोत और इनकी शिक्षण विधियों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन कथनों के आधार पर स्रोत विधि के निम्नलिखित महत्व बताए जा सकते हैं। इसमें नंबर 1 हम देखें तो इतिहास पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक रूपी साधन अपूर्ण है। इसको अगर हम बात करें उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए स्रोत विधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इतिहास पढ़ने की, तो अगर किसी साधन के रूप में अगर हम देखें पाठ्य पुस्तक को ही केवल, तो एक तरह से ये अपूर्ण है, क्योंकि इतिहास के जो चिन्ह हैं एक तरह से अवशेष के रूप में या फिर कह सकते हैं कि जो भी साहित्य के रूप में हमें मिलते हैं, लेख मिलते हैं, तो उसके माध्यम से ही हम एक तरह से स्रोत जो भी मिले उस स्रोत के माध्यम से ही हम एक प्रामाणिक घटनाओं के रूप में उसको मानते हैं।
और एक तरह से वो स्रोत ही पूर्णता प्रदान करने के लिए स्रोत विधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर हम देख रहे थे स्रोत विधि के महत्व। नंबर 2 पॉइंट पर हम देखें, स्रोत विधि द्वारा अतीत का वातावरण स्थापित किया जा सकता है और भूतकाल को वास्तविक बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो स्रोत विधि है उसी के माध्यम से जो भी हमारी अतीत का जो वातावरण स्थापित किया जा सकता है कि किस तरह से अतीत में एक तरह से इमेजिन कर सकते हैं हम आप कि हमारे स्रोत विधि के माध्यम से ये घटनाएं उस समय घटित हुई थी और इसका ये सारी चीज़ें प्रमाण हैं। और भूतकाल को हम वास्तविक मान सकते हैं कि ये हमारा वास्तविक समय चल रहा है और इसमें हमें अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करना। तो एक तरह से अगर हम बात करें, जो स्रोत विधि है वो अतीत का वातावरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। और जो यहाँ पर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में वास्तविक बनाया जा सकता है। क्योंकि वास्तविक इस तरह से बनाया जा सकता है क्योंकि जो भी हमें लेख मिले हैं साहित्य के माध्यम से, या फिर जो भी हमें शिलालेख है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी मुद्राएं मिली हैं, उसके माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि ये चीज़ें इस समय घटित हुई थी, ये घटनाएं उस समय घटित हुई थी। तो दोस्तों क्लियर है। नंबर 3 पॉइंट पर हम देखें तो स्रोत विधि छात्रों को इंद्रिय ज्ञान प्रदान करती है। वे विभिन्न साक्ष्यों को देखकर, छूकर तथा पढ़कर उनके संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एकदम सटीक शब्दों में बताया गया कि जो हमारा इंद्रिय ज्ञान है वो स्रोत विधि के माध्यम से ही परिपूर्ण होता है, एक तरह से कह सकते हैं। और उसके लिए विभिन्न तरह के जो साक्ष्य मिलते हैं उन्हें हम देखकर, छूकर और एक तरह से महसूस करके या फिर पढ़ करके ये वास्तविक ज्ञान के विषय में हम जान पाते हैं कि उस समय में वास्तविकता क्या थी या घटनाएं उसमें क्या क्या घटित हुई थी। नंबर 4 पर हम देखें स्रोत विधि छात्रों को इंद्रिय ज्ञान, यहाँ पर हम देखें स्रोत विधि छात्रों को इंद्रिय, वही चीजें दोबारा रिपीट करके लिखी गई हैं। नंबर 5 पर हम देखें स्रोत विधि का महत्व इसलिए है कि यह विधि परंपरागत शिक्षण विधियों के दोषों को दूर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो हमारी परंपरागत शिक्षण विधि थी, भाषण तथा पाठ्य पुस्तक विधि, इससे ये थोड़ा सा हमें दूर करती है, इस दोष को दूर करती है। क्योंकि यहाँ पर स्रोत विधि के माध्यम से हम अलग अलग उसके जो स्रोत हैं, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत या फिर साहित्यिक स्रोत, उसके विषय में हम पढ़कर या देखकर, समझकर ही हम किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर केवल भाषण देने या पाठ्य पुस्तक पढ़ने से हमारा जो उद्देश्य है शिक्षण का, एक तरह से कह सकते हैं हमारा जो अध्ययन करने का उद्देश्य है कि हम शिक्षा जिस लिए प्राप्त करते हैं कि उस विषय में जाने, एक तरह से वो हम परिपूर्ण तभी मान सकते हैं जब हमें उस विषय में लिखित साक्ष्य मिले या फिर हम उसको देखे सुने सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें नंबर 6 पर स्रोत विधि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करता है। इसके द्वारा परीक्षा, शब्द ज्ञान, तुलना, कल्पना आदि शक्तियों का विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको बस यहाँ पे अपने जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे स्रोत विधि के माध्यम से, उसको बस महसूस करना है कि स्रोत विधि के माध्यम से छात्र जो होते हैं उनकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कि उस समय की जो घटना है उसी घटना के विषय में अगर हम अभिलेखों में देखें तो अभिलेख में भी मिलेंगे, और अगर हम देखें साहित्य में तो साहित्य में भी मिलेंगे, और मुद्राओं में देखें तो मुद्राओं में मिलेंगे, और साथ ही जो विदेशी प्रमाण मिले हैं उससे भी मिलते। तो एक तरह से बालक तर्क के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये सारी घटनाएं वास्तविक हैं और ये सारी चीज़ें उस समय की घटनाएं जो थी वो घटित हुई थी। तो इस तरह से उसके अंदर शब्द ज्ञान भी बढ़ता है, तुलनात्मक अध्ययन भी वो करता है, उसके अंदर कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। यहाँ पर हम देखें नंबर 7, स्रोत विधि छात्रों में सक्रियता बढ़ाती है। तो दोस्तों एक तरह से जो स्रोत विधि है उस छात्रों को एक्टिव बनाती है और यह छात्रों की निष्क्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो एक तरह से जो छात्र लेजी होते हैं उनकी जो लेजीपना है वो एक तरह से उनका जो आलसीपना है कह सकते हैं हम, वो दूर करती है। क्योंकि यहाँ पर वो अलग अलग किसी भी घटना के बारे में अलग अलग जगहों से वो जानकारी प्राप्त करते हैं, तभी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच पाते हैं।
यहाँ पर नंबर 8 पर हम देखें तो स्रोत विधि का महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें छात्रों को इतिहास की घटनाओं का सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नंबर 9 पर हम देखें स्रोत विधि शिक्षण को रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के साथ साथ छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। दोस्तों कितने सटीक शब्दों में कहा गया है कि इसमें स्रोत विधि में आलोचनात्मक चिंतन होता है कि किस तरह से यहाँ पर किस राइटर ने, अगर साहित्य की बात करें तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार उसी घटना के विषय में अलग अलग विवरण मिलेंगे, और साथ ही अभिलेख के माध्यम से या फिर हम कहें मुद्राओं के माध्यम से या विदेशी विवरण जो हमें मिले उसके माध्यम से एक तरह से वहाँ पर अलग अलग विवरण के माध्यम से ये पता चलता है कि उस समय के जो वास्तविक स्थिति क्या थी, कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अभिलेखों के माध्यम से या मुद्राओं के माध्यम से जो भी चीज़ें हमें उस घटना के विषय में जो रिकॉर्ड मिला वो कहाँ तक सटीक और सही है। एक तरह से छात्र इस आलोचनात्मक निर्णय पर पहुँचते हैं कि उस समय की वास्तविक घटना क्या थी, वो उस विषय में आलोचनात्मक चिंतन भी करते हैं। नंबर 10 पर हम देखें स्रोत विधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इतिहास का व्यवहारिक व वास्तविक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ इतिहास शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण करती है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर हम बात करें तो जो स्रोत विधि होती है वो महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो व्यवहारिक भी है और वो वास्तविक भी है। वो व्यवहारिक रूप में भी हम कैसे जान सकते हैं अलग अलग जो भी स्रोत हैं उसके माध्यम से, और एक तरह से ये हम बात करें तो ये वास्तविक भी है और इसके साथ साथ इतिहास शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण भी निर्माण करती है। अब हम देखते हैं स्रोत विधि की सीमाएं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा, महत्व में बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंस चीज़ें हमने देखी। अब हम देखते हैं स्रोत विधि की सीमाएं। स्रोत विधि इतिहास शिक्षण की एक प्रमुख विधि है। इसमें इतिहास शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अनेक गुण हैं, किंतु साथ ही साथ इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं जो निम्नलिखित हैं। इसमें नंबर 1 पॉइंट हम देखें, यह विधि बहुत ही विस्तृत है। इसके प्रयोग के लिए समय अधिक चाहिए जबकि इतिहास के लिए समय तालिका में कम समय मिलता है। तो दोस्तों एक तरह से हम बात करें इसके जो सीमाएं क्या क्या हैं, तो ये एक बहुत ही विस्तृत विधि है स्रोत विधि, क्योंकि अगर आप अलग अलग स्रोतों के आधार पर आप इकट्ठा करते हो स्रोतों को तो काफ़ी समय लगता है, तो और इतिहास के लिए समय तालिका में कम समय मिलता है। तो ये इसका एक सीमा है कि उसकी सीमा में रह करके ही अध्ययन करना है। नंबर 2 पर हम देखें, शिक्षक के लिए पर्याप्त स्रोतों की व्यवस्था करना न केवल कठिन ही है पर अपितु खर्चीला भी है। सभी विद्यालय स्रोतों की व्यवस्था नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये इसकी सीमा है कि इतिहास के जो शिक्षक होते हैं, यहाँ पर हम बात करें इतिहास के जो शिक्षक होते हैं वो तो ये चाहते हैं कि वो अपने बालकों के लिए वो सारे शिक्षण सामग्री उपलब्ध करा पाएँ जो कि इतिहास से विषय के ज्ञान के लिए आवश्यक है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर जो विद्यालय है वो सारे स्रोत की व्यवस्था नहीं कर पाता है। तो एक तरह से ये शिक्षक के लिए एक लिमिटेशन है, एक सीमा है कि वो उसी सीमा के अंदर रह कर के ही पढ़ाए। नंबर 3 पर हम देखें, स्रोत विधि की जो विधि कक्षाओं में प्रयोग नहीं हो सकते हैं ठीक प्रकार से, तो इसका प्रयोग माध्यमिक कक्षाओं में भी संभव नहीं है। तो दोस्तों एक तरह से हम बात करें माध्यमिक कक्षाओं के लिए इसके जो प्रयोग हैं वो कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पाते हैं। नंबर 4 पर हम देखें, स्रोत विधि में छात्रों की भाषा संबंधी कठिनाई आ सकती है। जिस प्रकार के स्रोत हैं उस समय की भाषा आजकल के छात्रों को समझ में नहीं आती। तो दोस्तों ये देखिए कितने सटीक शब्दों में कहा गया है कि अगर हम कहीं पे भ्रमण के माध्यम से या शिक्षक के द्वारा भ्रमण पर ले जाए जाते हैं तो वहाँ पर जो शिलालेख रहते हैं उस शिलालेख के जो लेख अंकित होते हैं वो उस लैंग्वेज को छात्र कहीं ना कहीं पढ़ने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो इस समय की भाषा तो है नहीं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, ये सारी कठिनाइयाँ आती हैं। नंबर 5 पर हम देखें, स्रोत विधि की एक सीमा यह है कि शिक्षकों को वे स्रोत सुगमता से उपलब्ध नहीं है जिनका वे प्रयोग करना चाहते हैं। यदि उनको मौलिक स्रोत प्राप्त हो जाएं तो उनके प्रयोग से में सबसे बड़ी कठिनाई भाषा की है। इसके लिए शिक्षण परावृत्त रचना इतिहास लेख में प्रशिक्षित नहीं होते हैं, तो इस प्रशिक्षण के अभाव में मौलिक स्रोतों का प्रयोग नहीं कर पाते। तो दोस्तों एक तरह से जो इतिहास की शिलालेख हैं या फिर जो भी हम कह सकते हैं स्रोत मिले हैं लिखित रूप में,
तो उस समय के जो पुरातात्विक या स्मारकीय स्रोत मिले हैं उसमें जो लेख अंकित हुए हैं वो लेख से कहीं ना कहीं एक बात आती है एक प्रशिक्षित लेख पढ़ने वाले की। तो उस समय के जो शिक्षित लेख होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और कोई आवश्यक नहीं है कि जो शिक्षक आपको पढ़ा रहा है वो उस लेख को पढ़ ही पाए। तो एक तरह से ये सारी कठिनाइयाँ आती हैं कि इस तरह के लेखों को पढ़ने के लिए प्रशिक्षण का अभाव होता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो यही रीज़न है कि हम अगर शिक्षक भ्रमण पर नहीं ले जा पाता है तो कहीं कहीं पुस्तकों में भी चित्र अंकित होते हैं इन लेखों के, लेकिन वो स्पष्ट नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं स्रोत विधि की विशेषताएं। स्रोत विधि का महत्व इसलिए है क्योंकि वह छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करता है। इसके द्वारा परीक्षण, शब्द ज्ञान, तुलना, कल्पना आदि शक्तियों का विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा स्रोत विधि की जो भी विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता क्या है कि इसके द्वारा परीक्षा, शब्द ज्ञान, तुलना, कल्पना और एक तरह से उनकी इमेजिनरी पावर जो होती है, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, आलोचनात्मक विचार करना, ये सारी चीज़ों का छात्रों में विकास होता है, वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं नंबर 2 पर हम देखें स्रोत विधि छात्रों में सक्रियता बढ़ाती है। छात्रों की सक्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों स्रोत के माध्यम से छात्र सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि उनको भी एक तरह से रुचि आने लगती है कि ये सारी चीज़ें उस समय के अभिलेखों के माध्यम से, उस समय के साहित्य के माध्यम से हम आज भी उस समय की घटनाओं के विषय में जानकारी ले सकते हैं। तो एक तरह से वो सक्रिय हो जाते हैं कि इस लेख के माध्यम से हम अपने इतिहास को, जो एक तरह से अतीत का तो है, अतीत की घटना तो है, लेकिन हम वर्तमान में उस घटना को किस तरह से हुई थी, क्या क्या उसके कारण रहे, क्या क्या उसके परिणाम रहे, उसको जीवंत वो कर पाते हैं। एक तरह से वो अपने इमेजिनरी पावर की वजह से, अपनी कल्पना शक्ति की वजह से वो चीज़ों को, उस समय की चीज़ों को आज वर्तमान में जीकर या फिर समझकर या फील करके वर्तमान स्थिति से उसको जोड़ने का प्रयत्न करते हैं आलोचनात्मक रूप से। जैसे अगर हम बात करें उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस समय के जो जीवन जीने की जो कला थी, आज के जीवन जीने की कला में काफ़ी अंतर है। अगर बात करें उस समय जो शासन काल था वो राजा महाराजा का था, लेकिन आज हमारा जो लोकतंत्रात्मक शासन है, और आज यहाँ पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारत पर भी जो पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव पड़ा है और भारत में भी एक तरह से नवीनता देखने को मिलेगी। पहले के भारत में और आज के भारत में बहुत डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से उस समय की जो सामाजिक स्थिति है, आज की जो सामाजिक स्थिति है, इस तरह से छात्र कंपैरिजन करके पढ़ने से उनमें एक तरह से रुचि का भी विकास होगा और इतिहास के प्रति लगाव उत्पन्न होगा। स्रोत विधि का महत्व इसलिए है क्योंकि इसके छात्रों को इतिहास की घटनाओं का सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों जो वास्तविक घटनाएं घटित हुई थी उस समय की, इस स्रोत विधि के माध्यम से छात्रों को ये पता चल जाता है कि ये वास्तव में उस समय की घटनाएं ही हैं। नंबर 4 पर हम देखें स्रोत विधि शिक्षण को रोचकता प्रभावशाली बनाने के लिए बनाने के साथ साथ छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का भी विकास करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें स्रोत विधि उस समय की जो घटनाएं घटित हुई थी उसको आलोचनात्मक रूप से चिंतन करने का मौका देती है, एक तरह से अलग अलग विवरण प्रस्तुत करके या फिर कहें साहित्य के माध्यम से। नंबर यहाँ पर हम देखें 5, स्रोत विधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इतिहास का व्यवहारिक एवं वास्तविक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ इतिहास शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें, एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इतिहास स्रोत विधि का जो महत्व है या फिर विशेषताएं जो हैं उसमें काफ़ी पॉइंट सिमिलर हैं। तो अगर आपको महत्व याद है या महत्व के बारे में आपको थोड़ा भी पता है तो आप उसकी विशेषताएं अपने आप पे लिख ले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको रटने की सलाह कभी नहीं देंगे, आपको बस मेन पॉइंट क्या है कि स्रोत विधि और उसके बाद स्रोत विधि के जो भी स्रोत हैं कितने प्रकार के हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन आते हैं, स्मारकीय आता है, शिलालेख आता है, मुद्राएं आती हैं,
और जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें क्या आता है, उसमें धार्मिक साहित्य आता है और लौकिक साहित्य आता है। और लौकिक साहित्य में भी निजी साहित्य होते हैं और राजकीय साहित्य होते हैं। और नंबर 3 पर क्या है, विदेशी प्रमाण। तो स्रोत विधि के बस प्रकार आपको याद करना है, बाकी सब तो आपको खुद से समझ करके ही लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर बस आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि स्रोत विधि में जो भाटिया के अनुसार जो स्टेटमेंट था उसको एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो कोटेशन होते हैं ना वो आपके आंसर को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाते हैं कि छात्र ने लगता है कि अच्छे ढंग से पढ़ाई की है। तो दोस्तों इसलिए आपको लिखते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि और एक बात और सजेस्ट करूँगी कि आपको बुक में भी ये सारी चीज़ें देखते रहना चाहिए। केवल आपको इस गाइड की हिसाब से या फिर अपने नोट्स के माध्यम से, ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप पूरा विवरण लिखें, लेकिन जब भी हम आपको पढ़ाते हैं या आप कहीं से भी पढ़ते हो तो आप एक अपनी पतली कॉपी बनाओ हर सब्जेक्ट की। उसमें आप जो मेन पॉइंट है किसी भी प्रश्न से रिलेटेड, उस प्रश्न को आप जो भी पॉइंट है उसको इंडिकेट करो। जो भी किसी भी विद्वान के अकॉर्डिंग जो लिखे हुए, उनके अकॉर्डिंग जो लिखे हुए वर्ड होते हैं उसको भी आप लिखिए उसमें। तो एक तरह से आप एक क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट है वो आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखे रहेंगे। तो जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो आप उसको केवल मेन पॉइंट को आप रिवीजन कर लेंगे। तो चीज़ें अगर आप डिटेल में पढ़े हैं तब भी वो चीज़ें आप एक्सप्लेन कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साहित्य में आपको कोई रटने की, एक तरह से ये जो आपका लिटरेचर जिस तरह से होता है इस तरह से ये भी होता है कि इसमें आपको लिखने के लिए रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर इतिहास शिक्षण ले रखे हैं तो आपको इतिहास के विषय में पता होगा। तो इतिहास में आपने जो भी चीज़ें फील की हैं कि हम अपने छात्रों को किस वे में पढ़ाएं, वही चीज़ें तो आपको लिखनी है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।